जो एनर्जी बन रही है ना उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं? मोस्टली जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन ही होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पहले साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट तो बन गया। द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर क्या क्या है? नॉस्ट्रिल्स है, फर्स्ट इज नॉस्ट्रिल, उसके बाद नेजल कैविटी, फेरिंग्स। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज दी पार्ट 3 ऑफ लाइफ प्रोसेस, है ना। हमने इससे पहले डाइजेशन कवर कर लिया है, रेस्पिरेशन कवर कर लिया है एंड हमने डबल सर्कुलेशन भी कवर कर लिया है ना। तो आज हम करने वाले हैं, सबसे पहले कर लेते हैं ब्लड प्रेशर, है ना। सर्कुलेशन में थोड़ा सा बचा है हमारा, तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं ब्लड प्रेशर। द फोर्स दैट एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। अब देखो अपन को पता है कि जो ब्लड है वो किस में फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है ना। तो जो ब्लड है ना, वो जब फ्लो कर रहा है, ठीक है, जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये क्या लगाएगा, आर्टरीज की वॉल पे, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल है उन पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल, ठीक है, जो ब्लड वेसल की वॉल पे जो प्रेशर लगा रहा है वो क्या है, अपना ब्लड प्रेशर है, ठीक है। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन द वेन्स। आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वेन्स। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का मीन्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ब्लड किस में चला जाएगा, आर्टा में चला जाएगा, ठीक है। सो द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, यानी कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर डायास्टोल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, सिस्टोल, रिलैक्सेशन को बोलेंगे डायास्टोल, ठीक है। सो डायास्टोल के टाइम पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, अपना डायास्टोलिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहे हैं तो सिस्टोलिक प्रेशर, और जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर रहे हैं, है ना, तो कौन सा हो जाएगा, डायास्टोलिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 120 mm ऑफ Hg हो सकती है, ठीक है। और डायास्टोलिक प्रेशर की वैल्यू कितनी हो सकती है, 80 mm ऑफ Hg हो सकती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ब्लड प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं अपन, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। अब देखो हाई ब्लड प्रेशर, देखो ब्लड प्रेशर अगर हाई हो तब भी गड़बड़ है और अगर ब्लड प्रेशर लो हो तब भी गड़बड़ है ना। ये हमेशा कैसा रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो अपन ने बात करी, अपना सिस्टोलिक प्रेशर है 120 और जो अपना डायस्टोलिक प्रेशर है वो है 80, है ना। तो वैल्यू अगर 120 से ज्यादा जाती है तो भी नुकसान है और इससे अगर कम जाती है तो भी क्या है, नुकसान है, ठीक है। तो जब हाई ब्लड प्रेशर है ना, यानी कि जब अपना सिस्टोलिक प्रेशर है उसकी वैल्यू 120 से ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, अपन इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है, एंड इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टेरियोल्स। अब देखो जो आर्टरीज है ना, इनमें क्या हो गया है, आर्टरीज के अंदर कुछ डिपोजिशन हो गया है। क्या डिपोजिट हो गया है आर्टरीज के अंदर, जो अपन जंक फूड खाते हैं, है ना, फैटी फूड जो खाते हैं उसकी वजह से आर्टरीज के अंदर किसका डिपोजिशन हो गया है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है, ठीक है। तो अपन देखो बोल रहे हैं कि आर्टरीज के अंदर पहले से ही प्रेशर ज्यादा है। अब क्योंकि जो आर्टरीज है उसका सरफेस एरिया और कम हो गया है तो ब्लड का प्रेशर अब क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और हाई ब्लड प्रेशर एक तो ये रीजन हो गया, और भी रीजन हो सकते हैं ना, ओबेसिटी हो सकती है, स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, और भी रीजंस हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, ठीक है। विच रिजल्ट इन द इंक्रीज रेजिस्टेंट टू द ब्लड फ्लो, सो इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है।
अब देखो, क्योंकि जो ब्लड को जाने के लिए जो पैसेज है वो क्या हो गया है, और थिन हो गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ब्लड है उसे क्या फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है ना, बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही है इधर। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो हमारी आर्टरी है वो रप्चर भी हो सकती है और उससे इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। सो ये हो गया अपना ब्लड प्रेशर, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सिस्टोलिक प्रेशर, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं हार्ट ऑफ मैमल, बर्ड्स, एम्फीबियन, रिप्टाइल्स एंड फिशेस, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैमल्स और बर्ड्स के अंदर हार्ट कैसा होता है ना। तो अपन ने ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर तो पढ़ ली है, ठीक है। अपन को पता है जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर कितने चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड है ना। 2 एट्रिया है और 2 क्या है अपने पास में, वेंट्रिकल्स है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन भी एक मैमल ही है, तो सारे मैमल्स के अंदर जो हार्ट है वो कैसा होगा, 4 चैम्बर्ड होगा, ठीक है। एक तो मैमल्स और जो भी सारे बर्ड्स हैं उनके पास में भी कैसा होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक है। have 4 chambers and the right and the left side of the heart is separated by a septum, है ना। जो राइट और लेफ्ट साइड है उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, सेप्टम प्रेजेंट है ना। ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो राइट और लेफ्ट जो दोनों साइड्स है वो किससे सेपरेटेड है, बाय सेप्टम, है ना, ताकि जो ब्लड है वो सेपरेटली फ्लो हो सके। लेफ्ट साइड में हमें पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस सेप्टम की वजह से मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। This prevent mixing of oxygenated and deoxygenated blood and provide efficient supply of oxygen, ठीक है। This is necessary because they need more energy to maintain their body temperature, ठीक है। अब देखो जो मैमल्स है ना, और बर्ड्स है, ये कैसे होते हैं, इनके अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है ना। जैसे अगर अपन बात करें तो बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बीच में ही रहता है हमेशा, है ना। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो देखो, जब बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो हाई एनर्जी आएगी कहाँ से, क्योंकि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं तो उससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, ठीक है। जब ये दोनों सेपरेट रहेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर हार्ट कैसा होगा। इनके पास में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, allow some mixing of oxygenated and deoxygenated blood because they do not use energy to maintain their body temperature, ठीक है। इनके पास में कैसा हार्ट होगा, इनके पास में 2 एट्रिया है पर एक ही वेंट्रिकल है इनके पास में, ठीक है। 2 एट्रिया है पर एक ही वेंट्रिकल है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, बट वो आगे वेंट्रिकल में दोनों आके मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है इनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इनके एनर्जी की डिमांड्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो इससे काम चल जाएगा इनका, ठीक है। द बॉडी टेम्परेचर इज सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट के हिसाब से इनका टेम्परेचर क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिशेस। दे हैव ओनली 2 चैम्बर्ड हार्ट एंड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स, है ना। जो फिशेस है उनके पास में सिर्फ 2 चैम्बर्स है हार्ट के अंदर, है ना। और जो ब्लड का ऑक्सीजनेशन है वो एक्चुअल में कहाँ होता है, गिल्स के अंदर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, है ना, कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल लाइक फूड, वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्टिंग टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किससे होता है, जाइलम और फ्लोएम से, ठीक है। पहले जाइलम की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जो अपना जाइलम है ना, इसके पास में 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो इसके पास में है ट्रेकीज, ठीक है। दूसरा इसके पास में क्या है, वेसल। फिर इसके पास में है जाइलम पैरेन्काइमा, ओके। और एक लास्ट है इसके पास में जाइलम फाइबर्स, ठीक है, जाइलम फाइबर्स। कौन कौन से एलिमेंट्स है, ट्रेकीज हो गई, वेसल्स हो गई, जाइलम पैरेन्काइमा हो गई और जाइलम
फाइबर्स कौन कौन सी है? ट्रेकीज, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। अब देखो बात करें, है ना, तो ये जो तीनों है यानी कि ट्रेकीज, वेसल और जाइलम फाइबर्स, ये तीनों कैसे हैं? डेड एलिमेंट्स है, ठीक है। जो जाइलम है उसके अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ट्रेकीज, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो इन चारों में से ये 3 क्या है? डेड है, और सिर्फ एक ये क्या है? लिविंग है। क्लियर है? अब देखो जाइलम करता क्या है? ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। अब देखो जो जाइलम है उसका काम क्या है? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, है ना। जो प्लांट है वो वाटर और मिनरल्स को कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है? सॉइल से, सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो रूट्स से ये जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है, इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? प्लांट के जो एरियल पार्ट्स है ना, उन तक पहुंचाना पड़ेगा। तो उन तक पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसेस है ना, कि रूट्स से वाटर और मिनरल्स को हम कहाँ पहुंचा रहे हैं? प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुंचा रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम, वेसल्स एंड ट्रेकीज, बात कर ली हमने। वाटर एंड मिनरल्स एंटर द रूट्स बाय द डिफ्यूजन। अब जो वाटर एंड मिनरल्स है वो रूट के अंदर आएंगे कैसे? बाय द डिफ्यूजन, ठीक है। सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। रूट्स के अंदर इनकी कंसंट्रेशन कम है। सो बाय डिफ्यूजन वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम सॉइल टू द रूट्स, ठीक है। Then due to the transpiration, the suction force help in the upward movement of water and minerals. अब देखो रूट से तो एब्जॉर्ब हो गया, है ना, पर अपन कह रहे हैं कि जो जाइलम के थ्रू ये प्लांट के एरियल पार्ट्स तक भी जा रहा है, ठीक है। तो एरियल पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए देखो 2 चीजें चाहिए, है ना। एक तो चाहिए रूट प्रेशर, ठीक है, रूट प्रेशर, ठीक है। और दूसरा है अपने पास में ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। देखो जब रूट पानी एब्जॉर्ब करती है तो रूट्स के अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? रूट प्रेशर, ठीक है। तो एक तो अब पानी के अपवर्ड मूवमेंट के लिए कौन जरूरी है? एक तो रूट प्रेशर जरूरी है, और दूसरा जरूरी है ट्रांसपिरेशन पुल। नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? जो लीव्स है ना, लीव्स पे क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है, तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? वाटर का लॉस होता है ना। स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर है वो क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जो ऊपर है ना, मतलब जो प्लांट के एरियल पार्ट्स है वहां से क्या होता जा रहा है? वाटर का लॉस होता जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? एक पुल क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो वाटर है वो रूट्स से कहाँ मूव करेगा? प्लांट के एरियल पार्ट्स की तरफ मूव, ठीक है। अब देखो जो ट्रांसपिरेशन है, एक तो किसमें ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करने में हेल्प करता है, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन क्या करता है? टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है, ध्यान रखना। क्या करता है? टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने जाइलम की, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लोएम की, ठीक है। वाटर और मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा था? अपना जाइलम, ठीक है। जाइलम के अंदर ध्यान रखना हमेशा जो ट्रांसपोर्ट है ये कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा, है ना, यानी कि हमेशा रूट्स से प्लांट के एरियल पार्ट्स तक कैसा होगा? हमेशा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन फ्लोएम पे, ठीक है। देखो फ्लोएम के पास में भी 4 कंपोनेंट है। कौन कौन सी है? एक है इसके पास में सीव ट्यूब, ठीक है। दूसरी है इसके पास में कंपेनियन सेल। कौन सी है? कंपेनियन सेल। फिर है इसके पास में फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फिर है इसके पास में फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो देखो ये तीनों है ना, ये तीनों क्या है? लिविंग है, ठीक है।
और फ्लोएम फाइबर्स क्या है, डेड है, ठीक है। जाइलम के अंदर बात करें तो जाइलम के अंदर 3 एलिमेंट्स डेड थे और एक लिविंग था, है ना, और फ्लोएम के अंदर 3 लिविंग है और एक क्या है, डेड है, ठीक है। अब देखो जो ये सीव ट्यूब्स होती है ना, इनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, जो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट है उनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है, पर ये जो कंपेनियन सेल है इनके पास में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये जो कंपेनियन सेल्स है ना, ये क्या करेंगे, सीव ट्यूब्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, है ना, यानी कि जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, सीव ट्यूब की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब जो फ्लोएम है क्या कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और फूड के ट्रांसपोर्ट को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट को एसेंट ऑफ सैप, फूड के ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब देखो फूड बन कहाँ रहा है, लीव्स के अंदर बन रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स के अंदर, तो फूड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, लीव्स के अंदर हो रहा है, तो लीव्स से फूड को प्लांट में सब जगह पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। The phloem consists of sieve tube and the companion cell. Food from the leaves is transferred to the phloem by the energy of ATP molecule. अब देखो अगर मुझे फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट करना है तो मुझे क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी, और एनर्जी अपन को पता है किस फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, किस फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है ना वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल, है ना। देखो एक तो लीव्स में बन रहा है, तो लीव्स से प्लांट के लोअर पार्ट्स में तो आएगा ही, ठीक है, लीव्स के अंदर खाना बन रहा है तो लीव्स से प्लांट के लोअर पार्ट्स में तो आएगा ही, ठीक है। अब देखो और अपर पार्ट्स में भी जाएगा, ठीक है। अब देखो जो रूट्स है ना, एक्स्ट्रा फूड बन गया तो रूट्स क्या कर लेती है, कई बार जो फूड है उसको स्टोर कर लेती है, ठीक है। अब जब जरूरत होगी तो वो स्टोर फूड कहाँ चला जाएगा, वहां चला जाएगा जहां पे एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि यंग लीफ है तो यंग लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, खाना खुद नहीं बना सकती, तो उसे एनर्जी चाहिएगी, ठीक है। फ्लावर है, उसकी बर्ड है ना, तो वो बर्ड भी उसे क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी ब्लूम करने के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिल जाएगी अपन को, इधर से मिल, ठीक है। सो फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। ओके, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम के अंदर किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, किस कहाँ से होगा, फ्रॉम रूट टू लीव्स, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, इट कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड एलिमेंट, अपन ने बात करी थी 3 एलिमेंट डेड है और एक लिविंग है, तो मेनली कौन से एलिमेंट्स है, डेड, और इधर मेनली कौन से हो जाएंगे, लिविंग एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि इधर 3 लिविंग थे और एक डेड था, है ना। ट्रांसपोर्ट इधर यूनिडायरेक्शनल होता है, उधर कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। इसके 4 कंपोनेंट कौन कौन से, वेसल्स, ट्रेकीज, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इसके कौन कौन से हैं, फ्लोएम फाइबर्स, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये हो गए इसके 4 एलिमेंट, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी जाइलम एंड दी फ्लोएम, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। A blood vessel which pump the blood from the heart to the entire body, ठीक है। हार्ट से पूरी बॉडी तक ब्लड को कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, आर्टरी, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन काम क्या है, कैरिंग ऑक्सीजन, वो तो आरबीसीज का है। फाइटिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करना किसका काम है, डब्ल्यूबीसीज का है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है प्लेटलेट्स का। कैरिंग न्यूट्रिएंट्स नहीं, क्या हो जाएगा डब्ल्यूबीसीज का मेन काम, फाइटिंग इन्फेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ओके। वॉल्स इन द हार्ट, थिक मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल, थिन वॉल्स ऑफ एट्रिया एंड ऑल ऑफ द अबव। वॉल्स है ना, जब ब्लड एक बार आगे चला जाता है तो वॉल्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिससे कि ब्लड का बैकफ्लो ना हो, ठीक है। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड इन एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड फिशेस। किसके अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर। एम्फीबियन और रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड और फिशेस के अंदर तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है।
बर्ड्स और मैमल्स के अंदर कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। Where does the maximum exchange of material between blood and surrounding cells occur? Heart, veins, arteries and capillaries. तो आंसर क्या हो जाएगा, कैपिलरीज, क्योंकि मैक्सिमम एक्सचेंज कहाँ होगा, कैपिलरीज के थ्रू ही होगा, ठीक है। Which of the following characteristic is not found in plants? Okay, low transport system, high energy needs, low mobility and large proportion of dead cells. तो क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी नीड्स। प्लांट्स की एनर्जी नीड्स हाई नहीं होती है ना, कि एक तो उनको मूवमेंट नहीं करना है, एक ही जगह पे रहना है, ठीक है। और इनमें क्या है, लार्ज प्रोपोर्शन होती है डेड सेल्स की, ठीक है। तो जहाँ लिविंग सेल्स है वहाँ ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो प्लांट की हाई एनर्जी नीड्स नहीं होती, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस? क्या होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर? 120/80, 130/60, 140/70 एंड 140/90। तो नॉर्मल प्रेशर क्या होता है, 120/80 mm ऑफ Hg, है ना। 120 हो गया सिस्टोलिक प्रेशर और 80 हो गया डायस्टोलिक। ओके, तो स्टूडेंट्स जस्ट हैव अ लुक एट दिस स्लाइड। ओके, तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना है ना, वो क्या है, एक्सक्रीशन, ठीक है। न्यूट्रिशन कर लिया, रेस्पिरेशन कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, अब फोर्थ बचा है एक्सक्रीशन, ठीक है। तो excretion is the process by which the waste products produced during the metabolic activities are removed from the body, है ना। अब ये metabolic activities क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब केमिकल रिएक्शन होगी तो तो क्या होगा, वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा। अब जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम बॉडी में एक्यूमुलेट तो नहीं कर सकते, है ना। उसे क्या करना पड़ेगा, हमें बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते, ठीक है। In unicellular organism, the waste product are removed from the cells into the surrounding by the diffusion. अब देखो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें तो एक्सक्रीशन हो जाता है बाय डिफ्यूजन, ठीक है। पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा, बाय डिफ्यूजन। पर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, ठीक है। तो अपन को पढ़ना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 चीजें हैं, कौन कौन सी, अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा, ठीक है। क्या है अपने पास में, सबसे पहले तो अ पेयर ऑफ किडनीज, ये लेफ्ट किडनी हो गई, ये राइट किडनी हो गई, ठीक है। अब देखो राइट रीनल आर्टरी, है ना, रीनल आर्टरी कौन सी है, जो किडनी में ब्लड लेके आएगी वो रीनल आर्टरी हो गई, ठीक है। और ठीक है, जो राइट किडनी में लेके आएगी वो राइट रीनल आर्टरी हो गई, जो लेफ्ट किडनी में ब्लड लेके आएगी वो लेफ्ट रीनल आर्टरी हो गई, ठीक है। और वेन कौन सी हो जाएगी, जो किडनी से ब्लड वापस लेके जाएगी, ठीक है। अब ये जो 2 किडनी है, इन किडनी से देखो ये डक्ट निकल रही है, ये डक्ट्स क्या है, यूरेटर्स, ठीक है। ये यूरेटर्स आगे किस में ओपन हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर आगे किस में ओपन हो रहा है, यूरिथ्रा में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ओके। ईच किडनी हैज अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ठीक है। हर किडनी के अंदर बहुत सारी एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, है ना। देखो इधर मैं बना देती हूँ छोटा सा, इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इधर।
ठीक है। तो ये देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स सी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये क्या है, उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। ठीक है। अब देखो, जो हमारा नेफ्रॉन है ना, उसके पास में क्या क्या है। ठीक है। सबसे पहले तो उसके पास में क्या है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रही है, ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है। क्या है ये, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है। उसके बाद में ये जो पार्ट है, ये क्या है, ट्यूब्यूल है। ठीक है। और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। क्या है ये, कलेक्टिंग डक्ट। ओके। हाँ। ठीक है। तो जो हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है, उसके पास में 3 पार्ट्स है, बोमेन्स कैप्सूल हो गया, ट्यूब्यूल हो गया और कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ठीक है। Each nephron has a cup-like structure called Bowman capsule containing a bundle of capillaries called glomerulus. अब ये जो Bowman's capsule है ना, इसमें क्या होता है, इस तरह से बंडल ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं अपन, ग्लोमेरुलस। ठीक है। The Bowman's capsule lead into a tubular structure which joins into the collecting duct. बोमेन्स कैप्सूल किस में खुलेगा, ट्यूब्यूल में, और ट्यूब्यूल किस में खुल जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखो, अपन बोल रहे हैं कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है ना, अब उस मेटाबॉलिक वेस्ट को अपन अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कैसे करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है। उस मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट कैसे करेंगे अपन, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन करे उससे पहले एक बार नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो तुम लोग। हाँ। तो अब करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। देखो, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर 3 स्टेप्स है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड है अपना ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है। देखो, सबसे पहले होगा क्या, है ना, जो आर्टरी है वो ब्लड लेके आएगी, है ना। तो देखो, जो अपना बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, ये आर्टरी की ये ब्रांच क्या कर रही है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड को लेके आ रही है ना। तो ब्लड आ गया इधर। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक नेटवर्क लाइक बना हुआ होगा और ये ऐसे सीव लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, है ना। तो देखो, ब्लड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल्टरेशन हो जाएगा, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कैपिलरीज का बहुत नेटवर्क सा बना हुआ होगा, तो सीव लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो जिससे जिससे क्या हो जाएगा, ब्लड का फिल्टरेशन हो जाएगा। अब देखो, ब्लड फिल्टर कर लिया। ठीक है। तो ब्लड फिल्टर करके उसमें से जो सारे वेस्ट मटेरियल थे वो कहाँ आ जाएंगे, इधर ग्लोमेरुलस में आ जाएंगे। इधर फिल्टर हो गया, अब जो सारे वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ आ गए, इधर आ गए बोमेन्स कैप्सूल में, है ना। और बाकी ब्लड वापस इधर से चला जाएगा, है ना, ब्लड जो है वो वापस इधर से चला जाएगा। वेस्ट मटेरियल कहाँ आ गए, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ गए। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, एक्सेसिव सॉल्ट्स फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर, है ना, एंड इनिशियल फिल्ट्रेट। अब ये देखो, जो फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ गया है, इसे अपन क्या बोलेंगे, इनिशियल फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है। इस इनिशियल फिल्ट्रेट के अंदर ये सारी चीजें, नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड भी है, एक्सेस सॉल्ट भी है। ठीक है। एंटर इनटू द बोमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। इनिशियल फिल्ट्रेट कहाँ आ गया है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ गया। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या है अपना, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो देखो, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है। ठीक है। अब ये जो फिल्टर हुआ ना, तो इसमें यूजफुल चीजें भी आ गई साथ में, वेस्ट के साथ में यूजफुल चीजें भी आ गई। ठीक है। जैसे कि भाई, नाइट्रोजनस वेस्ट तो वेस्ट ही है, उसे तो एक्सक्रीट ही करना है, बट ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, सॉल्ट, ये तो क्या है, यूजफुल चीजें है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको वापस लेना पड़ेगा, रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है। यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड major amount of water from the filtrate are reabsorbed back by the capillaries. ठीक है। अब देखो, ये जो अपना नेफ्रॉन बना हुआ है, ये तो मैंने सिंपल नेफ्रॉन बनाया है, इसके पास पास ही क्या है, देखो ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये जो रेड ब्लू कलर की अपन को दिख रही है ना, क्या है, कैपिलरीज का नेटवर्क है।
ठीक है। तो ये जो यूजफुल सब्सटेंसेस है जिनको अपन वापस रीअब्जॉर्ब करेंगे, कहाँ चली जाएगी वापस? कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी। ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड आ रहा है ना, यहाँ ग्लोमेरुलस में क्या हो गया, फिल्टर हो गया, और फिल्टर होके कहाँ चला जाएगा अब? बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है। तो बोमेन्स कैप्सूल में जो एंटर किया है वो क्या है? अपना इनिशियल फिल्ट्रेट है। ठीक है। अब जो इनिशियल फिल्ट्रेट है उसमें वेस्ट के साथ में यूजफुल चीजें भी आ गई, तो यूजफुल चीजों को वापस लेना पड़ेगा, तो वापस इनको रीअब्जॉर्ब करके कहाँ डाल देंगे? कैपिलरीज में डाल देंगे। ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है। Urea, extra water and salts are secreted into the tubule which open up into the collecting duct. एक, अब देखो क्या होगा, इनके पास में ये इस तरह से कैपिलरीज भी है, तो जो ये ब्लड वेसल है, अरे ये बोलती है कि अरे थोड़ा और वेस्ट था जो मुझे डालना था, पर मैं तो पहले डालना भूल गई, है ना। जब यहाँ से इनिशियल फिल्ट्रेट बना तो उस टाइम पे मैंने नहीं डाला था, बट अभी मेरे पास वेस्ट है तो मुझे देना है। ठीक है। तो अब जो वेस्ट बचा है, जैसे कि यूरिया हो गया, एक्स्ट्रा वाटर हो गया, उसे भी अपन वापस कहाँ डाल देंगे? ट्यूब्यूल में डाल देंगे। यानी कि देखो यहाँ पे इस तरह से क्या प्रेजेंट होगी, किसी के पास पास इस तरह से कैपिलरीज प्रेजेंट है, तो ये कैपिलरीज क्या कर देगी, अब जो वेस्ट मटेरियल है किस में डाल देगी? ट्यूब्यूल के अंदर डाल देगी। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है। अब देखो ये जो सारे वेस्ट है कहाँ आ गए? यहाँ ट्यूब्यूल में आ गए। अब ये कहाँ, यूजफुल चीजें वापस ले ली, अब सिर्फ वेस्ट बचा है ना। तो ये जो सिक्रीशन है अब कहाँ जाएगा? ये अपना क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, सारे नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट, है ना, फिर वो सारी किस में जाके ओपन हो जाएगी? यूरेटर में, है ना। यूरेटर, देखो किडनी है, किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट है? इस तरह से नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो नेफ्रॉन्स की जो कलेक्टिंग डक्ट है वो अब, मतलब जो कलेक्टिंग डक्ट है वो अब आगे किस में ओपन होगी? यूरेटर्स में ओपन। ठीक है। यूरेटर से फिर जो ये है वेस्ट कहाँ आ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा, है ना। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है। फिर जब अपने ब्रेन से सिग्नल आएगा, ठीक है, जब अपने ब्रेन से सिग्नल आएगा तो जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स है वो क्या करेगी? रिलैक्स करेगी, है ना। यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स है वो क्या करेगी? रिलैक्स करेगी, तो हम क्या कर देंगे? यूरिन को एक्सक्रीट कर देंगे। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स क्या करेगी? रिलैक्स करेगी, तो क्या होएगा? यूरिन का एक्सक्रीशन होएगा। ठीक है। अब देखो जो यूरिन के एक्सक्रीशन का प्रोसेस है ना, यूरिन के एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है इसे अपन क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। ठीक है। क्या बोलते हैं अपन? मिक्चुरेशन। ठीक है। सो यूरिथ्रा के थ्रू हम क्या कर देंगे उसे? यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो गया, जब ब्रेन से सिग्नल आएगा तो यूरिनरी ब्लैडर की मसल रिलैक्स करेगी और यूरिथ्रा के थ्रू हम क्या कर देंगे? यूरिन को पास कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी। ठीक है। क्या कंपोनेंट्स है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, सब कुछ हमने कवर कर लिया। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होगा? इन प्लांट द gaseous waste product generated during respiration, स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब अपन को पता है कि प्लांट जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे वेस्ट प्रोडक्ट कौन बन रहा है? CO2। और प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो उस टाइम पे वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर तो निकालना पड़ेगा, तो जो गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट है उसे किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देंगे? स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है। एडिशनली एक्सेस वाटर इज ऑल्सो रिलीज्ड थ्रू दीज ओपनिंग, है ना। स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस वाटर भी क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द लीव्स एंड रिमूव व्हेन द लीव ड्राई एंड फॉल ऑफ। कुछ वेस्ट कहाँ आके स्टोर हो जाएंगे? लीव्स के अंदर, है ना। फिर जब लीव ड्राई होके नीचे गिरेगी तो वो वेस्ट भी लीव के साथ में चले गए। ठीक है। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द vacuoles. ओके। सम वेस्ट प्रोडक्ट लाइक गम्स एंड रेजिन आर स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम सेल्स। ठीक है। अब देखो जो ये गम्स और रेजिन्स बन रहे हैं प्लांट के लिए, तो ये क्या है? वेस्ट है ना। पर ये हमारे लिए क्या है? ये चीजें बहुत यूजफुल है, हम इन्हें क्या यूज करते हैं? कमर्शियली यूज करते हैं। ठीक है। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड थ्रू दी रूट्स। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपन
रूट्स के थ्रू रिमूव करें, ठीक है। सो ये हो गया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ओके। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, ओके। तो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल किडनी की, ठीक है। अब किडनी अगर डैमेज हो चुकी है ना, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी का भी यूज कर सकते हैं, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, हीमोडायलिसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। डायलिसिस के थ्रू अपन क्या करेंगे, ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। Artificial kidney contain a number of tube with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with the dialysing fluid। देखो क्या ये टैंक है ना, और इस टैंक के अंदर ये जो रेड दिख रही है ना, ये क्या है, अपने पास में सेमी परमिएबल लाइनिंग है, ठीक है। ये क्या है, सेमी परमिएबल ट्यूब्स है, तुम ऐसे समझ लो, है ना। और ये टैंक है, इसके अंदर ये रेड वाली तो क्या हो गई, सेमी परमिएबल ट्यूब्स हो गई, ठीक है। और इसमें ये जो येलो कलर का है, ये क्या है, डायलिजिंग फ्लूइड है, ठीक है। जो येलो कलर का है वो क्या है, अपना डायलिजिंग फ्लूइड, ठीक है। अब देखो, this fluid has the same osmotic pressure as the blood except that it is devoid of the nitrogenous waste। अब देखो, जो ये पर्सन है इसकी किडनी खराब हो चुकी है, तो किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, है ना। तो जो ब्लड है उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट क्या नहीं हो पा रहा है, फिल्टर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये जो डायलिजिंग फ्लूइड है ना, यानी कि इस टैंक में जो ये येलो कलर का अपन को दिख रहा है डायलिजिंग फ्लूइड, ठीक है, इसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन बिल्कुल कैसी है, ब्लड जैसी ही है। सिर्फ इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या नहीं है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जो पेशेंट है ना, पेशेंट के ब्लड को अपन क्या करेंगे, इन सेमी परमिएबल ट्यूब से पास कराएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है जो इन ट्यूब्स में से फ्लो हो रहा है, और ये जो डायलिजिंग फ्लूइड है इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ आ जाएंगे, डायलिजिंग फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन हाई है ना, और डायलिजिंग फ्लूइड के अंदर तो नाइट्रोजनस वेस्ट है ही नहीं, तो बाय डिफ्यूजन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो सेमी परमिएबल ट्यूब्स यानी कि ब्लड से कहाँ आ जाएंगे, डायलिजिंग फ्लूइड में आ जाएंगे, ठीक है। द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब, ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द डायलिजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ आ गए, डायलिजिंग फ्लूइड के अंदर आ गए। द प्योरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। अब जो ब्लड है ना, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स हटा दिए, अब ब्लड प्योर हो चुका है, ठीक है। सो इस ब्लड को वापस कहाँ डाल देंगे अपन, पेशेंट के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब देखो, ये दो कंटेनर है ना, तो जो डायलिजिंग फ्लूइड जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट मिक्स हो चुके हैं वो कहाँ होता रहेगा, इधर जमा होता रहेगा, और इधर से नया फ्लूइड क्या होता रहेगा, एंटर होता रहेगा, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। तो इसका फंक्शन बिल्कुल कैसा हो गया, किडनी जैसा ही हो गया। किडनी का काम भी ब्लड को फिल्टर करना है, और ये भी क्या कर रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया इसे, आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। Normally in a healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about 180 liters per day, है ना। जो अभी अपन ने बात करी, इनिशियल फिल्ट्रेट क्या था, है ना, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ गया वो इनिशियल फिल्ट्रेट था। इनिशियल फिल्ट्रेट कितना बनता है, 180 लीटर्स पर डे, ठीक है। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और 2 अ डे, जबकि हम जो यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं वो मैक्सिमम हो सकता है 1 और 2 लीटर्स, इससे 1 to 1.5 लीटर्स ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इसका मतलब जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है फिल्ट्रेट का वो वापस क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। excreted is only a liter or a 2 because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules। तो रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, जो किडनी ट्यूब्यूल्स थी। नेफ्रॉन के अंदर 3 पार्ट्स थे, बोमेंस कैप्सूल, ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। तो रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना ऑर्गन डोनेशन।
ऑर्गन डोनेशन इज अ जनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफर फ्रॉम द नॉन फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। ऑर्गन डोनेशन मीन्स क्या है ना, कोई ऐसा पर्सन जिसके अंदर वो ऑर्गन खराब हो गया है, तो अपन क्या कर रहे हैं, उसे वो ऑर्गन दे रहे हैं, ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं। डोनेशन ऑफ ऑर्गन में बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर एंड हिज हर फैमिली, ठीक है। डोनर और उसकी फैमिली की रजामंदी से ही क्या होगा, ऑर्गन डोनेशन होगा। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ द एज जेंडर कैन बिकम ऑर्गन और टिश्यू डोनर। ऑर्गन डोनर या फिर टिश्यू डोनर कोई भी बन सकता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, जेंडर कोई भी जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन। जिस पर्सन को अपन ऑर्गन दे रहे हैं, यानी कि उसका जो ऑर्गन खराब हो चुका है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी कि खराब ऑर्गन को रिप्लेस करके नया ऑर्गन लगा दिया, तो उस वजह से उसकी लाइफ क्या हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है ना। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिपिएंट ऑर्गन हैज बीन डैमेज और हैज फेल्ड बाय द डिजीज और इंजरी, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन के अंदर अपन जो खराब ऑर्गन है, वो खराब किसी वजह से भी हो सकता है उसे कोई इंजरी हो गई हो सकता है उसे कोई डिजीज हुई हो, उसकी वजह से वो खराब हो गया, तो उस खराब ऑर्गन को अपन क्या करके हटा देंगे और उसकी जगह नया लगा देंगे, ये है ट्रांसप्लांटेशन। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव फ्रॉम वन पर्सन, ठीक है, एंड ट्रांसप्लांटेड टू अनदर पर्सन। सर्जिकली रिमूव करेंगे डोनर से और उसे कहाँ लगा देंगे, रेसिपिएंट के मतलब रेसिपिएंट की बॉडी में लगा देंगे, ठीक है। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन किस किस के हैं, कॉर्निया के, किडनीज के, हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन और बोन मैरो के, ठीक है। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर अ पर्सन ब्रेन डेड। इन केसेस में क्या हो सकता है, ऑर्गन डोनेशन हो सकता है, ठीक है। बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, अ पार्ट ऑफ लिवर, लंग एंड द टिश्यूज कैन बी डोनेटेड व्हाइल द डोनर इज अलाइव, ठीक है। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं इनका मतलब डोनेशन तब भी हो सकता है जब जो डोनर है वो क्या है, अलाइव है, तब भी हो सकता है इन सब का डोनेशन, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑर्गन डोनेशन। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सक्रीशन से रिलेटेड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी? टू एम्प्टी द यूरिनरी ब्लैडर, टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, to clean the impure blood coming to the heart and to remove CO2 from the blood in the lungs। क्या हो जाएगा, to filter out waste products from the blood, ठीक है। next, which of the following is a cup shaped part of a nephron with which each capillary cluster in the kidney is associated, ठीक है। जो कैपिलरी का क्लस्टर है वो क्या होता है भाई, ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस कहाँ पे वो है, तो कहाँ पे है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है, ठीक है। अब ये देखो पीसीटी और डीसीटी क्या होता है, बोमेन्स इस तरह से अपन ने बनाया था, ठीक है, इस तरह से नेफ्रॉन बनाया था, इस तरह से नेफ्रॉन बनाया था। तो नेफ्रॉन का जो सॉरी ये बोमेन्स कैप्सूल हो गया, ये वाला बोमेन्स कैप्सूल हो गया। अब ट्यूब्यूल का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी, और जो बाद वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये तो अपनी कलेक्टिंग डक्ट है ही है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बोमेन्स कैप्सूल। Which part of nephron allow the selective reabsorption of useful substances like glucose, amino acid, salt and water into the blood capillary? Reabsorption अपन को पता है कहाँ से होता है, tubules से reabsorption होता है, ठीक है। Name the tube which connect the kidney to the urinary bladder। किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कौन कनेक्ट कर रहा है, यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल एंड यूरेटर्स, है ना। तो किडनी से क्या हो रही है, यूरेटर्स निकल रही है, वो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो रही है, और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर ओपन हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है भाई, नेफ्रॉन, है ना, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन का असली काम है किडनी के अंदर वो कौन कर रहा है, नेफ्रॉन, ठीक है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन सा है, यूरिया है, ठीक है। तो इसी के साथ जो अपना चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वो खत्म होता है ना। चारों टॉपिक्स कवर कर लिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन।
ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।